हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। लेके मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ सीडीपी की क्लास जो कि बाल विकास की होती है। इसमें हम लोग अगर देखें तो इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं PYQ क्वेश्चंस की, ओके, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सीडीपी की क्लास आपके सामने होगी और भी सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको देखना होगा तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती पे यूट्यूब चैनल है, कृष्णा स्टडी मस्ती पे आप जाके वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सीटेट में आए हैं वहाँ से एक एक आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट के देखने को मिल जाएंगे। तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और अगर पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए आज हम लोग सीडीपी की क्लास लेके उपस्थित है आप लोगों के सामने। अगर मैं बता दूं तो जैसे कि आपको जो कि सीटेट का एग्ज़ाम कब होना है, तो सीटेट का एग्ज़ाम आपको डेट लगभग फिक्स हो चुकी है। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। अगर बच्चे ज़्यादा हुए या कम हुए तो उस हिसाब से एग्ज़ाम 2 दिन में क्या होगा, कंडक्ट कराया जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष जानकारी है। तो चलिए आइए अब हम लोग सीधे अपने चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने, चलिए तो हम लोग सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि इस नवरात्रि सबकी इच्छा पूरी करना माँ, इस नवरात्रि सबकी इच्छा पूरी करना माँ, एक आप ही के भरोसे, एक माँ के ही भरोसे, न जाने कितनों ने हिम्मत नहीं हारी है। एक आप ही के भरोसे, न जाने कितनों ने हिम्मत नहीं हारी है। तो ये सारी चीज़ें जीवन का एक संघर्ष है और जिसमें जीवन ही एक संघर्ष है। जीवन में संघर्ष नहीं होता है, जीवन ही एक संघर्ष है जिसे हमें जीना है, ओके। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस सेशन को और जितने मैं वीडियो करा रहा हूँ, अगर आप इस सारे वीडियो को विजिट करते हैं, देखते हैं, तो आपको मुझे उम्मीद है कि 150 में से, कितने में से, 150 में से अगर मैं आपको बता दूं तो लगभग 120 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कवर कर लेंगे, ओके। चलिए बने रहिएगा सेशन में और चलिए हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। पत्र की अगर आप बात करेंगे तो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, वो पेपर मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ। जैसे कि आप इस पेपर में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, निर्देश दिए होते हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और पेपर में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको बाल विकास देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे गणित देखने को, पर्यावरण और हिंदी 1-2 करके और इंग्लिश 1-2 करके या फिर संस्कृत करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन पूरे सेशन से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आइए, अगर मैं बात करूं पेपर में तो ऐसे ही आपको पेपर देखने को मिलता है और ऐसे ही सेम टू सेम रहता है। और यहाँ पे आपको अपने नाम भरने होते हैं, यहाँ पे रोल नंबर भरना होता है, उसको शब्दों में लिखना होता है, यहाँ पे आपको केंद्र का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो कि आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे टीचर सिग्नेचर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप जाते हैं एग्ज़ाम देने तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए, आज सीडीपी की क्लास है तो हम लोगों का ये लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आप देखिएगा पार्ट 1 है, भाग 1 की हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या है इसके बारे में हमें बताना है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में टूटियाँ करना है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 का, तो एक तंत्रिकीय विकार है जिसका विशेष अक्षरों और आकार को बनाने में कठिनाई होती है।
फोर्थ कह रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या दिया है, डिसग्राफिया। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये बीच का जो ये भाग है, ये सिर्फ आपको ग्राफिया देखना है। जब भी आपका ग्राफिया अगर नज़र आता है तो वो लिखने से संबंधित हो जाएगा। किससे? लिखने से, चित्र बनाने से, ग्राफ बनाने से ग्राफिया, ग्राफ बनाने से ग्राफिया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक तंत्रीय विकार है जिसका विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, आकार बनाते हैं, अक्षर बनाते हैं, तो उसका रिलेटेड किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का ग्राफिया से, डिसग्राफिया से। ओके, तो इसका इज द करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेशन लंबा हो सकता है क्योंकि 30 क्वेश्चन कराने में जाहिर सी बात है कि आप भी सोच सकते हैं कि समय लग सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल हलवा है, मैं कम समय में आपको सारे क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना, फिर आपको बताना, एक एक चीज़ समझाना, तो उसमें समय लग सकता है। ओके, सेशन लंबा हो सकता है। तो आप इसको, ऐसा नहीं है कि सेशन लंबा है तो आप नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल देखिए। क्योंकि एक चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये युद्ध अपने विरुद्ध, एक युद्ध जो है आपको अपने विरुद्ध लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो हार जाएंगे जीवन में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि विभेदित निर्देशन, बी कह रहा है संवर्धन, सी कह रहा है कि त्वरण गतिवर्धन, और फोर्थ कह रहा है हम लोगों का कि विसर्जन। तो ये क्या हो जाएगा अगर हम बात करें प्रतिभावान बालक की? ओके, तो प्रतिभावान बालक क्या होते हैं, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम उन्हें कोई प्रश्न देते हैं, समीकरण देते हैं, तो वो जल्दी से क्या करते हैं, उन्हें हल कर लेते हैं। ओके, त्वरित गतिवर्धन। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड, त्वरण गतिवर्धन। ओके, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि जो शिक्षक जो समावेशी कक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि जो शिक्षक समावेशी शिक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि, क्या चाहिए, स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। कि पाठचर्या में अनुकूलन करें, सेकंड कह रहा है कि विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, थर्ड कह रहा है कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, और फोर्थ कह रहा है कि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो जैसे कि आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, कि कौन सही है। चलिए, जैसे कि आप देखेंगे इसमें कौन सही है अगर हम बता दें तो विविधता को एक रूप में बाधा के रूप में लेना चाहिए। ये बिल्कुल क्या है, हमारा सरासर गलत हो जाएगा। ओके, ये गलत हो जाएगा। पाठचर्या के अनुकूलन, ओके, ध्यान से देखिएगा कि पाठचर्या में अनुकूलन करें, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हम लोगों का। विविध दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल, जो अलग अलग बच्चे हैं तो उनके लिए अलग अलग दृष्टिकोण भी हमारा क्या होना चाहिए। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच के, बिल्कुल ये भी क्या है, हमारा राइट है। तो 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा और फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 2 3 हमारा, तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन पे कि शैशवा अवस्था में समाजीकरण की, यहाँ पे खाली स्थान डैश दिया है, आपको यहाँ पे बताना है क्या भराएगा। ओके, शैशवा अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में समाजीकरण, यहाँ पे भी डैश है,
संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तृतीय माध्यमिक, और सेकंड कह रहा है कि प्राथमिक माध्यमिक, और थर्ड कह रहा है हमारा कि माध्यमिक प्रथम प्राथमिक, और फोर्थ कह रहा है कि माध्यमिक तृतीय। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो पहले क्या हो जाएगा, शैशव अवस्था में क्या आपका आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका प्राथमिक। क्या आ जाएगा, प्राथमिक। और जब आप बाल्यावस्था में रहेंगे, जब आप बाल्यावस्था में रहेंगे तो वहाँ पे आपका हो जाएगा माध्यमिक। तो इस लिहाजे से हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें सेकंड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शैशव अवस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाओं के रूप में महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस लिहाजा से हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि लेव वाइगोस्की के अनुसार, ओके, देखिएगा, सामाजिक कारण भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। बी कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। थर्ड कह रहा है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और फोर्थ कह रहा है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार तो ये हो जाएगा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि लॉरेंस कोहलर वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आम तौर पर माने जाते हैं कि लोगों को सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो हमें बताना है कि वो स्तर कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि उत्तर संक्रियात्मक स्तर, बी कह रहा है और सेकंड कह रहा है कि पूर्व पारंपरिक स्तर, और थर्ड कह रहा है कि पारंपरिक स्तर, और फोर्थ कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो हमें ये स्तर दिए गए हैं, हमें बताना है कि जब बच्चा आम तौर पर मानते हैं कि लोग समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, तो वो किस स्तर में आएगा, तो वो हमारा आ जाएगा आपका पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ, और अगला क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो ये विकल्प आ गए हमारे, और ये रहा हमारा कथन, और ये रहा हम लोगों का, ये रहा अभिकथन, ओके, और ये रहा हम लोगों का कारण, और ये रहा अभिकथन। ओके, याद रखिएगा। देखिए क्या बोला गया है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानवर अन्य लोगों का बातचीत विद्यार्थियों को उनके समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो कारण कह रहा है हमारा कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है, बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। थर्ड कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। फोर्थ कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो हमें बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या हैं, सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए अपने जीवन में मेरे याद रखिएगा, अपने जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त
जो बिना सिंहासन के आपको राजा बना सकती है। ये चीज़, ये लाइन आप अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त जो बिना सिंहासन के आपको राजा बना सकती है। अगर आपको बिना सिंहासन के राजा बनना है जीवन में तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं तो ऑप्शन मिलता है ना, जैसे कि आप सीटेट में ही अगर आप बैठने वाले हैं तो जैसे कि मैं पेपर भी करा रहा हूँ तो इसमें भी ऑप्शन होता है। लेकिन जीवन में अगर आपको राजा बनना है, सक्सेस होना है तो पढ़ाई के अलावा ऑप्शन है ही नहीं। इसमें ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आज के डेट में, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि यदि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सेकंड कह रहा है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। थर्ड कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि करना जिसका उपयोग उसके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। और फोर्थ कह रहा है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। अब आप बताइए कि 8 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर 8 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, अधिगम के आकलन का लक्ष्य होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। किस आयु में बच्चे शब्द के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। ऑप्शन दिया है कि 12 वर्ष, और बी कह रहा है कि 1 वर्ष, थर्ड कह रहा है कि 3 वर्ष और फोर्थ कह रहा है कि 7 वर्ष। तो हमें बताना है कि जब बच्चे वो उनकी उम्र क्या होगी जब वो शब्द के पहेली, चुटकुला, मुहावरा आदि के द्वारा पसंद करके उनसे शब्द भंडार अपना बढ़ाएंगे। तो वो एज क्या हो सकती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तो इस द राइट ऑप्शन हमारा 7 हो जाएगा। 7 ईयर का जब बच्चा रहेगा तो वो शब्दों के साथ क्या करेगा, अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप अपने घर में पास पड़ोस में देखेंगे, जो छोटे बच्चे हैं आप जो बोलते हैं उनका अनुकरण करते हैं बहुत ही तेज़ी से। अगर आप कोई चीज़ पढ़ा के चले जाएंगे तो वो उसको दोहराते रहेंगे, उनके साथ खेलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये बच्चे उस माध्यम से सीख जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10। ओके, कह रहा है कि कैरल गिलिगन को कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, बी कह रहा है कि नारीवादी दृष्टिकोण से, और सी कह रहा है कि आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, और फोर्थ कह रहा है कि केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में प्रयोग करने के लिए। तो आपको बताना है कि इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 का तो इसमें हो जाएगा जब नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहलर वर्ग ने दिया था, तो गिलिंग जो है ये एक लड़की हैं और इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से क्या किया था, इसको बताते हुए इन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचना की थी। ओके, ये भी हमें याद रखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि जीन पियाजे, ओके, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक यहाँ पे डैश है जो कि किसी स्थिति के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध, बी कह रहा है कि केंद्रीय
केंद्रीयन, और थर्ड कह रहा है कि विकेंद्रीयन, और फोर्थ कह रहा है हमारा पारगमन। तो हमें बताना है कि क्या इज द राइट ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का तो केंद्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए मैं आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, और उसके बाद डैश है और सोच, फिर डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में डैश और सोच है। हमें बताना है कि यहाँ पे क्या क्या फिल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है और तार्किक। और ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, धीमी है, तार्किक है। या फिर स्थिर है, तार्किक है, धीमी है, आत्मकेंद्रित है। या फिर धीमी है, तार्किक है, या फिर स्थिर है, आत्मकेंद्रित है। तो हमें बताना है कि ये चारों जगह क्या फिल होगा। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसमें हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है? स्थिर रहती है। वृद्धि क्या होती है? स्थिर रहती है। और सोच पहले कुछ हद तक आत्मकेंद्रित रहती है, जबकि बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है वो धीमी हो जाती है, और सोच जो होती है वो तार्किक हो जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा। सेशन लंबा होने से आप ये मत सोचिएगा कि सेशन लंबा हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि आपको कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के टोटली क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? ओके, स्थूल गति कौशल है जो कि ग्रास मोटर स्किल। अगर मैं बात करूं तो स्थूल गति कौशल को क्या बोलते हैं? ग्रास मोटर स्किल। ओके, तो क्या बुनाई हो गया, तैरना हो गया, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना हो गया, या फिर एक कागज पर एक बड़े आकार के रूपरेखा के अनुसार काटना हो गया। तो ये क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा कि तैरना हो जाएगा। जब आप तैरेंगे तो आपकी पूरी मांसपेशियां क्या होंगी? उसमें काम करेंगी। अगर हम बात करें ग्रास मोटर स्किल की, तो इसमें बड़ी मांसपेशियां क्या होना चाहिए? यूज में आनी चाहिए, और इसीलिए ग्रास मोटर स्किल। तो इसमें तैरना अगर बुनाई करेंगे तो बुनाई करने के लिए आपको आँख की जरूरत पड़ेगी, हाथ की ही जरूरत पड़ेगी। पूरा ऐसी कोई बड़ी मांसपेशियां नहीं है जो उसमें कार्य करें। ओके, और अगर आप तैरना सीखते हैं या फिर आप तैरते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पूरी बॉडी के जो मांसपेशियां हैं, जितने भी अंग हैं, वो सारे क्या करेंगे? उसमें काम करेंगे। तो इस लिहाजे से हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। मान लो तो खुश हूँ मैं, मान लो तो खुश हूँ मैं, और अगर समझ लो तो रो पड़ोगे। ये हालात होते हैं एक विद्यार्थी का कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश है और फिर डैश है सिद्धांत का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास के किस प्रक्रिया पे और किस सिद्धांत पे क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि एकीकरण सरल से जटिल की ओर, विभेदीकरण जटिल से सरल की ओर। बी कह रहा है कि शीर्षगामी अवरोही समापस्थ जो है कि समीपस्थ आंतरिक से बाहर की ओर, समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहर की ओर। विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगर मैं 14 की बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। शीर्षगामी अवरोही
समपस्त आंतरिक से बाहर की ओर, इसका इज द राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन सारे उम्दे लेके मैं आया हूँ। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश है के प्रकार के बुद्धि और मूर्तकार के पास डैश है के प्रकार के बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो किसके पास अधिक होती है ये हमें बताना है। तो क्या भाषिक अंतर वैयक्तिक होता है, या फिर दिक् स्थान अंतः व्यक्ति होता है, या फिर अंतः व्यक्ति दिक् स्थान होता है, या फिर अंतः वैयक्तिक या फिर भाषिक होता है। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंतः व्यक्ति दिक् स्थान। अंतः व्यक्ति दिक् स्थान इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। अनुभवात्मक जो अधिगम होता है वह किस पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, बच्चों के अधिगम पर शिक्षण के नियंत्रण पर, या फिर सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, और थर्ड कह रहा है कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, और फोर्थ कह रहा है कि एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो आप बताइए कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 16। अगर मैं 16 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ओके, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है, आप लोगों के सामने बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। सेकंड कह रहा है कि कठिन समय से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। थर्ड कह रहा है कि उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। फोर्थ कह रहा है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 का तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर हम बात करते हैं कि बच्चों के लिए तो कौशल का समस्या समाधान, तो उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। जब ये बच्चा एक ऐसा करता है, अपने से जितना वो क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेगा, उसके अलग अलग हल करने के तरीकों पे अगर वो मंथन कर रहा है तो उसमें चौमुखी विकास होते हैं और उसका दिमाग जो है, उसकी तार्किक बुद्धि जो होती है वो ओपन हो जाती है और अच्छे तरीके से काम करने लगती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, फोर्थ हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है, अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील किसमें है, तो फोर्थ ऑप्शन में। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है हमें। ओके, आइए, एक दिया है हम लोगों का क्या है, अभिकथन है, और दूसरा क्या है, तो कारण है। बड़े ध्यान से देखिएगा अभिकथन को कि शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाने चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी को और संलग्न हो। कारण क्या कह रहा है, रीजन की सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की अगर बात करूं तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। फोर्थ कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। अब हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो कि हमें सही आंसर क्या करने हैं। करता हूं क्वेश्चन नंबर 18 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? वो कौन सी प्रक्रिया है जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? क्या संगठन है, या फिर वर्गीकरण है, वैचारिकता है, या फिर गैर प्रासंगिकरण है? तो हमें बताना है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, गैर प्रासंगिकरण। गैर प्रासंगिकरण इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप देखेंगे ओके, कि डर पड़ोसियों से लगता है, डर पड़ोसियों से, डर पड़ोसियों से सक्सेस नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे? ओके, डर पड़ोसियों से लगता है कि सक्सेस नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। ओके, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां बड़े संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि जब आप घर से निकल के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जब आप जाते हैं ना, तो आपके पड़ोसी आप पे नज़र बनाए हुए होते हैं कि देखते हैं गए तो हैं बाबू, अब देखिए क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं या फिर। अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी हालात में आप पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ से जब बोरिया बिस्तर बांध के आपको कहीं और जाना पड़ेगा ना, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आपका समय चला जाता है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं मिलता। ओके, तो ये सारी चीज़ों का याद रखिएगा, क्योंकि फिर बाद में फिर वो पुरानी गलियाँ, और यहाँ हम सब्जी लेते थे, यहाँ हम समय बिताते थे, यहाँ बैठते थे, तो ये सारी चीज़ें जब याद आती है तो हमें एक चीज़ और याद आता है, काश हमने ये छोटी सी गलती अगर न की होती तो आज हमारे पास भी एक नौकरी होती। ओके, तो ये सारी चीज़ें जीवन के विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अपने समय को ऐसे यूज करिए, ऐसे यूज करिए कि आपका जब समय आए तो आप एक ऊंचे सिंहासन पे जाके बैठे। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपने सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा विचार है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। सेकंड कह रहा है कि क्रिया और क्रिया की परिभाषा क्या है। और थर्ड कह रहा है कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। फोर्थ कह रहा है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन 4th हो जाएगा। इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ओके, बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के प्रयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन को बड़े आप ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 का, तो मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुए क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। सेकंड कह रहा है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। थर्ड कह रहा है शिक्षक के पक्षपाती होने का कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। फोर्थ कह रहा है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो आपको बताना है कि इसमें क्या इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। ऐसे ही आपको भी बचना है अपने पेपर में। ओके,
अभी सीटेट का पेपर आपको 15 दिसंबर को है। अभी आपके पास, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा खासा एक समय है, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ समय है जो कि आप अच्छे से तैयार करके आप 90+ मार्क ला सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। तो मैं इसको देखते हैं क्या है हम लोगों का, यहाँ पे क्या हम लोगों का है, तो अभिकथन है और यहाँ पे कारण है। अभिकथन कह रहा है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण कह रहा है, रीजन है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो बोला गया है कि ए और आर दोनों गलत है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु ए जो है आर की सही व्याख्या कर रहा है। थर्ड कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, और फोर्थ ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो उसमें बोला गया है कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो हमें बताना है कि इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें बोला गया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार, खाली स्थान है, बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक लगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो आपको बताना है 23 का कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो क्या है? तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सहकर्मी। क्या हो जाएगा? सहकर्मी सहयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। बोला गया है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य ओके, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। सेकंड कह रहा है कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। थर्ड कह रहा है कि विकासात्मक देरी का संकेत है। और फोर्थ कह रहा है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का तरीका है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 24 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन भी फोर्थ हो जाएगा। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, बड़े उम्दे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ओके, अगर मैं बात करूं कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है। तो जिन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है, क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पारगमनात्मक तर्क है, या फिर जीववादी चिंतन है, या फिर केंद्रीयन है, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन है। तो आप बताइए कि क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। अगर मैं बात करूं, जब भी बच्चा ऐसे किसी भी खिलौने को देखता है, गुड़िया को देखता है, तो उससे वो महसूस करता है कि इसमें भी जीव है। ओके, इसमें भी जीव है, तो वो जीववादी चिंतन के संपर्क में होता है। वो अवस्था कौन सी होती है? जीववादी अवस्था होती है। करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का सेकेंड हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि सेशन लंबा होता जा रहा है। ओके, बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि छात्र जीवन की दूसरी परीक्षा है।
छात्र जीवन की लड़ाई, छात्र जीवन की दूसरी लड़ाई परीक्षा है। सॉरी, माफ़ करिएगा, छात्र जीवन की दूसरी लड़ाई परीक्षा है और पहली लड़ाई खाली जेब से परीक्षा स्थल की यात्रा करना होता है। तो ये छात्र जीवन है, बड़ा संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते हैं तो हमें सारी चीज़ें याद आती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? क्या है? कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, और थर्ड कह रहा है कि बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, और फोर्थ कह रहा है कि संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो हमें बताना है कि 26 में क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर मैं राइट ऑप्शन का बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं और एक एक चीज को हम देखते हैं। चलिए अभिकथन की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन के सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। अगर मैं बात करूं कारण का, तो कारण है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का कह रहा है कि आर गलत है परंतु ए सही है। अगर मैं बात करूं इसके राइट ऑप्शन की तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये 27 है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। एक एक करके हम लोग सेशन खत्म करने के तरफ एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? प्राथमिक अधिगम का लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना। ओके, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि तथ्यों को रटना चाहिए या फिर यंत्रवत याद करने के अभ्यास पूर्व में उत्कृष्ट बनाना। थर्ड कह रहा है कि समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा या फिर समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो प्राथमिक स्तर पे लक्ष्य अधिगम का क्या होना चाहिए? अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 28 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य यही होना चाहिए कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास करें। ओके, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि बच्चे अपने प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, या फिर जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, या फिर तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो हमें बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 29 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होती है? बढ़ती है। ओके, चलिए इस सेशन का ये लास्ट ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन ये हम लोग अब देखने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं विराम दूंगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की सीखने और शैलियों में विविधता। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब
के रूप में देखा जाना चाहिए। सेकंड कह रहा है कि की अपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। थर्ड कह रहा है कि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। फोर्थ कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। अब आप बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30। अगर मैं 30 का बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। सेशन आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने लोगों के पास पहुंच सकेगा जो कि सीटेट में हेल्प हो सके। ओके, चलिए, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। और चलिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि हम स्टूडेंट हैं, हमारी 1 साल की पढ़ाई 3 घंटे में देखी जाती है। हमारी 1 साल की पढ़ाई 3 घंटे में देखी जाती है। और वो 3 घंटे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो 3 घंटे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। वो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए, पढ़ते हुए अच्छे से काम करिएगा अपने गोल पे, जिससे कि आप अपने गोल को प्राप्त कर लें। ओके, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।